मीट्रिक टन में सोसाइटियों में आपने कितना दिया और निजी क्षेत्र में कितने दिया और किस किस जिले में कितना दिया? ऐसा तो नहीं कि लक्ष्य से ज़्यादा आप दे दिए या कम दे दिए। प्रश्न ये। मेरे ख्याल से नेताजी आपका ध्यान कहीं और था। मैंने बताया कि 64% हम सरकारी क्षेत्र को हम दिए। 1,08,000 का बाइफर्केशन पूछा। आप मैं बता रहा हूं, मत बताइए अभी तक परसेंट में मत बताइए। वो जून तक की बात थी, वो जून तक की बात थी। आंकड़े में पूछ रहा हूं कितना कितना दिए, मैं वो भी बता रहा हूं। वही तो पूछ रहे हैं आप सुनिए तो इधर क्यों देख रहे, उधर देखिए। अच्छा, मैं उधर ही देख लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी तरफ डर लगता है क्या? प्रश्न कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी उसका जिलेवार देखिए कैसे कहते हैं कितना अध्यक्ष लक्ष्य महोदय। निर्धारित और कितना वो निजी क्षेत्र को दिए। लक्ष्य से ज्यादा तो नहीं दिए। ये कालाबाजारी क्यों हो रहा है, यही प्रश्न है। और ज्यादा कीमत में क्यों खरीदने के लिए बाध्य हैं, यही प्रश्न है। चलिए मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि अभी तक ओवरऑल 1,72,000 मीट्रिक टन डीएपी आ गया है। और जो आपको पहले जो आंकड़ा दिया 1 लाख और कुछ, वो जून तक का था। लेकिन अभी तक जो स्थिति है अध्यक्ष महोदय, उसमें 1,72,000 डीएपी का आ गया है, जिसमें कि 5 दिनों के अंदर 18,855 मीट्रिक टन हमारा अभी प्राप्त हो जाएगा यहाँ। और तो मैं समझता हूं कि धीरे धीरे ये पूरी आपूर्ति हो जाएगी। और इसके बावजूद मैंने ये भी बताया कि जहाँ चूंकि ये डीएपी ये कोई हमारे यहाँ की समस्या नहीं है अध्यक्ष महोदय, एक तरह से वैश्विक जो समस्या आया उसके चलते ने समस्या इस तरह की अनियमित जो है हम भंडारण कर पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर दे रहा हूं। मेरा उत्तर अभी तक नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर दे रहा हूं। उत्तर दे रहा हूं मैं आप ही की तरफ। चलिए वो अध्यक्ष पूरा दे रहे हैं आप। अच्छा, पूरा दे दीजिए, पूरा जवाब सुन तो लीजिए। जब इस तरह की बात है, उसको समाधान करने के लिए हम लोगों ने हम लोग ही नहीं बल्कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके मार्गदर्शन में अरे भैया उसको प्राइवेट में दे दो, पूर्ति करने गरीब आदमी है 5500 सुपर फास्फेट इन खादों की मात्रा को हमने बढ़ाया। और इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, किसान नहीं दे सकते। कृषि वैज्ञानिकों के सलाह के आधार पर कृषि वैज्ञानिकों ने जो देखा, अध्यक्ष महोदय ठीक 16 मिनट 17 मिनट हो गए हैं और पूरे जवाब आ गया है। और जितने प्रश्न आप करना चाहते थे हो गया है। आप इसे मंत्री जी को आप मंत्री जी का जवाब आपने सुन लिया और पूरा जवाब उन्होंने दे दिया। अब इसके बाद कुछ बचता नहीं है। क्रमांक 3 लिया जाए, 3 नंबर पे आ जाए। अपना प्रश्न करें।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न आदिम जाति कल्याण मंत्री जी से है। जी, मेरा प्रश्न था कि कितने व्यक्ति के पास कितने हेक्टेयर भूमि पर कब्जा, क्या जिले में अवैध वन अधिकार पत्रों को निरस्त करने की कोई प्रक्रिया प्रारंभ की गई है? यदि हाँ, तो इसका जवाब आ गया है। मेरा अगला प्रश्न है, वन अधिकार पत्र हस्तांतरित है होने के बावजूद भोले भाले लोगों से इस काम में लिखवाकर अन्य व्यक्ति काबिज है, इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की योजना है? माननीय मंत्री जी जवाब दे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था कि वन भूमि का जो पट्टे दिए गए हैं, इस बारे में हमने उत्तर दिया है। अध्यक्ष महोदय, अभी तक हमने जो अब गलत तरीके से पट्टे दिए गए थे, उसमें अभी तक जो प्रकरण है, उसमें हमने जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक, जिसमें निरस्तीकरण की अनुशंसा किया गया है। इसमें व्यक्तिगत जो पट्टे दिए गए थे गैर वन भूमि होने के कारण, उसमें से 830 और इसी प्रकार से गैर वन भूमि होने के कारण 29/3/2016 को 225 लोगों का पट्टा निरस्त किया गया। 880 पट्टे गैर वन भूमि होने के कारण 17/5/16 की बैठक में निरस्त किया गया। इसी प्रकार से जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 20/1/17 को एक जो है गैर वन भूमि होने के कारण पट्टा निरस्त किया गया। इसी प्रकार से पूर्व में कब्जा न होने के कारण 143 लोगों को 10/11/2017 की बैठक में पट्टा निरस्त किया गया। कुल मिलाकर के 2079 लोग का पट्टा निरस्त किया गया। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उपनियम 1 के तहत निम्न सदस्य अपने स्थान छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गए हैं। श्री डॉक्टर चरणदास मान, श्री भूपेश बघेल, श्रीमती अनिला भेड़िया, श्री उमेश पटेल, श्री लखेश्वर बघेल, श्री दलेश्वर साहू, श्री भोलाराम साहू, श्री लालजी सिंह राठिया, श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े, श्री दिलीप लहरिया, राम कुमार यादव, श्री द्वारकेश यादव, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा, श्री इंद्र शाह मंडावी, श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, विक्रम मंडावी, श्रीमती विद्यावती सिदार, श्री फूल सिंह राठिया, श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, श्री व्यास कश्यप जी, श्री शेषराज हरवंश, श्रीमती चात्री नंद, श्रीमती कविता प्राण लहरे, श्री संदीप साहू, श्री इंद्र साव, श्री जनक ध्रुवे, श्री ओंकार साहू, श्रीमती हर्षिता स्वामी पटेल। कृपया निलंबित सदस्यों से आग्रह है कि सदन के बाहर चले जाएं। अध्यक्ष महोदय, ये सब घड़ियाली आंसू कब तक बहाते रहेंगे? एक घड़ियाली आंसू बहाना बंद करिए। आपकी नौटंकी को पूरे प्रदेश की जनता देख रही है और आपको आने वाले समय
अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय का वो जवाब था कि मेरा अगला प्रश्न था, वन अधिकार पत्र अहस्तांतरित है के बावजूद भोले भाले लोगों से स्टाम्प में लिखवाकर अन्य व्यक्ति काबिज हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निलंबन की घोषणा के उपरांत भी अगर गृह विजय में नारे लगाए जाएंगे तो ये उचित व्यवस्था नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि विपक्ष के सभी सदस्य निलंबित हो गए हैं, कृपया कार्यवाही चलने में सहयोग करें, आप सबसे आग्रह। राजेश प्रश्न करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो लाठी और राजेश प्रश्न करो। छोड़ देंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, तरीके से पहले मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वन अधिकार पत्र अहस्तांतरित है के बावजूद भोले भाले लोगों से स्टाम्प में लिखवाकर अन्य व्यक्ति काबिज हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की क्या योजना है? अध्यक्ष महोदय, वन अधिकार के पट्टे को कहीं भी हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, और यदि कहीं पर हस्तांतरण किया गया है और कहीं पर नीलामी या बिक्री किया गया है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, क्या शासन यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक विकासखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सभी वन अधिकार पत्रों की भौतिक सत्यापन कर वास्तविकता की जांच कराए? अध्यक्ष महोदय, सुझाव अच्छा है। इस दिशा में मैं खुद भी आगे बढ़ करके इस विषय को लेकर के हम आगे बढ़े हैं और विभाग को हमने निर्देश दिया है कि इसका भौतिक सत्यापन उन पट्टों के आधार पर किया जाए। मैं समझता हूं कि हम अंतर विभागीय अधिकारियों के साथ जब बैठक होगी इसमें हम तय करके इसको सुनिश्चित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के फर्जी मामलों की रोकथाम हेतु कोई तकनीकी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, सत्यापन प्रणाली जिसे प्रभावी ढंग से लागू हो सके, क्या इस प्रकार की शासन की कोई योजना? निश्चित ही इसका मैं परीक्षण कराऊंगा। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री महोदय, आपने प्रश्न के उत्तर में कहा है 80,870 मकान, और आपके वेबसाइट में है 1,02,113 मकान। आपके वेबसाइट में 1,02,113 मकान हैं। आपने उत्तर में यह बताया है जहां है जैसा है, एक मुफ्त निपटान किया गया। यह जहां है जैसा है, इसकी परिभाषा क्या है? इसको किन लोगों ने परिभाषित किया? इसको किन लोगों ने परिभाषित किया और क्या मूल्य उसके तय किए गए सभी वर्गों के मकान के? माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य को मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि एक तो जो 80,000 जो एसेट्स का जो आवासों का जिक्र है उसमें व्यावसायिक चीज़ें या अन्य योजनाओं की चीज़ें उसमें सम्मिलित नहीं है, इसलिए संख्या का अंतर हो सकता है वेबसाइट में। और जो एज इट इज जैसी स्थिति है वैसी का जो स्थिति है उसमें कोई एक्स्ट्रा मेंटेनेंस करके उसको बेचने का प्रावधान नहीं किए हैं। वो जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति में उसको बेचा जाएगा
और वैसी स्थिति में उसको बेच करके जो भी रेट आए उसके आधार पर उसको काम किया जाएगा। जो ओटीएस स्कीम लागू की गई है, उस ओटीएस स्कीम, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो लागू की गई है, उसमें एज इट इज जैसे कि तैसे की स्थिति में उसको बेचना है। जो कंसेशन दिया गया है वो मैं बताना चाहूंगा सम्मानित सदस्य को कि ओटीएस 2 पहले ओटीएस आया था पिछली सरकार के समय में 17 सितंबर 2021 को, 17 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2024 तक ये लागू थी। उसमें जो भी प्रोजेक्ट आए थे, घर आए थे, वो पहले ही पुराने थे, इसलिए ओटीएस 2 में जो शामिल नहीं थे, नए संपत्ति जो शामिल हुए हैं उन पे बेस रेट पर 10% की छूट दी गई है। उसमें बेस रेट पर 10% की छूट दी गई है। जो 10 वर्ष से अधिक समय से रिक्त संपत्तियां हैं उस पर 30% की छूट दी गई है। जो 5 वर्ष से अधिक समय से रिक्त हैं लेकिन 20% से अधिक संपत्ति वहां पर खाली है, अगर 20% से अधिक संपत्ति खाली है और 5% से अधिक, 5 वर्ष से अधिक का, उसमें 30% की छूट दी गई है। और 5 वर्ष से अधिक समय से जो रिक्त हैं और 20% से कम संपत्ति वहां खाली है, उस पर 20% की छूट दी गई है। ये छूट बेस प्राइस पर दी गई है। ये टेंडर निकालने का बेस प्राइस है, उस पर टेंडर निकलता है और जो टेंडर में H1 आता है, मतलब ये केवल ऐसा नहीं कि फ्लैट छूट दे रहे हैं, उसके बेस रेट पर छूट है, उसके बाद टेंडर होगा और टेंडर पे जो हाईएस्ट बीट कर रहा है उसको दिया जा रहा है। आपने कहा है कि कोई मकान जर्जर नहीं है, जर्जर नहीं है तो आपने छूट की योजना क्यों लागू की? क्या आपके मकान बिक नहीं रहे हैं? और बिक नहीं रहे हैं, अभी भी बकाया है, तो नहीं बिकने और छूट में बिकने के बाद गृह निर्माण मंडल को कितने की क्षति हुई और अभी कितनी परियोजनाएं उसके बाद नहीं चल रही हैं? मकान नहीं बिकने के बाद भी कितनी परियोजनाएं नहीं चल रही हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अभी ओटीएस चल रहा है उसका काफी अच्छा प्रतिसाद मिला है। जो पहले ओटीएस आया था उसमें 506 मकानों का आवंटन हुआ था और 511 करोड़ रुपए की राशि आई थी। अभी ओटीएस 2 जो आया है उसमें 995 मकानों का आवंटन हुआ है और इसमें लगभग 147 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है पिछले 4 महीनों में। क्षति तो जो क्षति की कुल राशि है मैं सम्माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा। बट मैं आपसे जो मकान नहीं बिके हैं वो ईडब्ल्यूएस के कितने हैं जो नए मकान बने हैं, एलआईजी कितने हैं, एचआईजी कितने हैं, एमआईजी कितने हैं, और आप जो नया प्रोजेक्ट चला रहे हैं उसमें कौन से क्वालिटी का मकान, एचआईजी कितना बनना है, एमआईजी कितना बनना है या एलआईजी कितना बनना है, ये इसका आधार क्या है, संख्या। ईडब्ल्यूएस की मकान बनाना है आपको, एलआईजी बनाना है, एचआईजी बनाना है, एमआईजी बनाना है, तो आप इसकी कितना मकान बनना है किसी प्रोजेक्ट में, किस आधार पर उसकी संख्या का निर्णय लेते हैं? आधार क्या है उसके निर्णय लेने का जब बिक नहीं रहे तो? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो खाली मकान है जो बिक नहीं पा रहे हैं, कई मकान ऐसे जो 10 वर्षों से नहीं बिके हैं, जैसे कि सम्माननीय सदस्य ने अवगत कराया है, कई मकान जो 5 साल से भी नहीं बिके हैं, उसमें मोस्टली पूरा मैं संख्या दे दूंगा, पूरा टेबल दे दूंगा किस श्रेणी के कितने मकान खाली हैं। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सम्माननीय सदस्य की चिंता जायज है कि जब डिमांड होता नहीं है तो बना क्यों दिया जाता है, उनकी चिंता बहुत जायज है। मैं ये सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा, सम्मानित सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी सरकार आने के बाद हमने एक पॉलिसी डिसाइड किया है कि किसी भी प्रोजेक्ट का टेंडर तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक उसमें 60% प्री बुकिंग ना हो जाए।
60% प्री बुकिंग ना हो जाए तब तक उसका टेंडर नहीं लगाएंगे। और पहले प्रोजेक्ट लॉन्च करने के 3 महीने के अंदर ही अगर 30% प्री बुकिंग हो जाती है तो टेंडर लगा सकते हैं। ये हमने नई पॉलिसी अडॉप्ट की है ताकि भविष्य में मकान ना मिले 10 साल तक ये स्थिति उत्पन्न ना हो। कौन सा मकान, जैसे आप प्रोजेक्ट ला रहे हैं उसमें ईडब्ल्यूएस का कितना बनेगा, एलआईजी कितनी बनेगी, एमआईजी कितनी बनेगी, एचआईजी कितनी बनेगी, इसका निर्णय किस आधार पर लेते हैं? आपके पास क्या डाटा, क्या आंकड़ा है जिसके आधार पर आप ये निर्णय लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में इतना एचआईजी बनेगा, इतना एमआईजी बनेगा, इतना ईडब्ल्यूएस बनेगा, इतना एलआईजी बनेगा? इसका आधार क्या है निर्णय लेने? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो डिमांड का सर्वे कराने का काम करती है हाउसिंग बोर्ड, उसके आधार पे करते थे। बट पहले जिस तरह की परिपाटी रही होगी बहुत ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, बट जो कॉलोनाइजर है, कॉलोनी है, उनमें 15% एरिया ईडब्ल्यूएस के लिए सुरक्षित करने का टाउन कंट्री प्लानिंग जो एक्ट है, 15% एरिया उसमें वो प्रावधान है। कोई भी कॉलोनी बनती तो 15% क्षेत्र उसमें खाली मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए रखा जाता है, ये प्रावधान है। बट मैं इतना आश्वस्त करना चाहूंगा, चाहे कोई भी श्रेणी का कैटेगरी का मकान हो, कोई भी कैटेगरी का मकान हो, बिना 60% प्री बुकिंग के उसका टेंडर नहीं लगाया जाएगा। और प्रथम 3 महीने में अगर 30% की बुकिंग नहीं होती तो टेंडर नहीं लगाएगा। आगे ये प्रावधान करेंगे कि जिस वर्ग के मकान की डिमांड हो उसको प्राथमिकता के आधार पर बनाएंगे या उसके लिए कोई नीति बनाएंगे, इसका प्रावधान करेंगे क्या कि अपने नीतियों में, कार्यक्रमों में? निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, हाउसिंग बोर्ड सरकार की कुछ योजनाओं को इंप्लीमेंट करने के अलावा एक कारपोरेट स्टाइल में भी काम करती है और सब्सिडाइज्ड मकान देना उसका एक ध्येय है, उसका उद्देश्य है। तो निश्चित रूप से यह डिमांड पर आधारित होना चाहिए और इसके लिए निश्चित रूप से हम डिमांड आधारित रणनीति पर ही काम करेंगे। मैं सम्मानीय सदस्य को और सम्मानीय सदन को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं। माननीय प्रतिपक्ष के सम्मानीय सदस्यों ने निरंतर असंसदीय व्यवहार इस विधानसभा में 2 बार 3 बार आग्रह करने के बाद भी जो यहां की 25 साल की परंपरा है उसको ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। और ये नुकसान छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ के संसदीय परंपराओं का है। पूरा देश देखता है कि छत्तीसगढ़ ने क्या मापदंड स्थापित किए थे और उस मापदंड को धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही है। इसलिए मेरे आग्रह के बाद भी आप समझने को तैयार नहीं है। सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित।